जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले क्लासेस में क्लास 10th के वास्तविक संख्या में हमने यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका के बारे में हमने देखा था, और आज उसका नेक्स्ट टॉपिक अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है और इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और इस कथन को किसने दिया था, इस कथन क्या है, इस चीज को आप बारीकी से अगर समझ लेते हैं तो शायद इस पे क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे ढंग से हम उसको क्लियर किया जा सकता है, अच्छे ढंग से उसे हम बना पाएंगे, ठीक है ना। तो कथन क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। कथन यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। मतलब ये कथन ये कह रहा है आपका कि जितने सभी भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड होता है। अभाज्य गुणनखंड होता है, भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड होता है, न कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड होता है, है ना। और जितने सभी भाज्य संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है, और वो अभाज्य गुणनखंड जो होता है ना, वो अद्वितीय होता है, मतलब केवल और केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है। जैसे अगर बात कर रहे होते हैं, अगर या कोई संख्या ले लेते हैं, अगर 2 ही ले लेते हैं, 8 ही ले लेते हैं, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 2 और 2 आ रहा है यहाँ पे। 2 एक अभाज्य संख्या है, जो 8 का एक क्या गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वो भी अद्वितीय है। 8 को किसी अन्य प्रकार से गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। गुणनखंड तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड हम नहीं कर सकते। अभाज्य गुणनखंड एक ही प्रकार से होगा, इसलिए कह रहे हैं कि अद्वितीय होता है। और किसका गुणनखंड निकलता है, भाज्य संख्या का, और वो भी अभाज्य गुणनखंड निकलता है, भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकलता है, ठीक है ना। ये चीज है, ठीक है ना। इस कथन को सबसे पहले ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो गणितज्ञों के राजकुमार हैं उन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। उनके द्वारा एक कथन दिया गया था, ठीक है। अगर जो व्यक्ति यहाँ पे जैसे भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इन चीजों को अगर नहीं समझते हैं तो पिछला वीडियो मैंने देखेंगे, वहां पे तो संख्या के बारे में बताया गया है, वहां से आप क्लियर अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ बात, देखिए हम सब लिख रखा है अभाज्य गुणनखंड, एक होता है गुणनखंड। देखिए इन दोनों में अंतर है, ये गुणनखंड अलग सेंस हो जाता है, अभाज्य गुणनखंड इसका अलग सेंस हो जाता है। गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि गुणा के खंडों में बांट देना। जैसे अगर 8 का गुणनखंड की बात करते होते हैं तो 4 गुणे 2 गुणनखंड हो गया, 8 गुणे 1 गुणनखंड हो गया, है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 ये भी गुणनखंड हो गया। लेकिन अभाज्य गुणनखंड की जब बात करेंगे तो केवल अभाज्य संख्या ही होना चाहिए उसके गुणनखंड में, तो उसे अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जितने सभी अभाज्य गुणनखंड एक गुणनखंड हो सकता है, लेकिन सभी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। क्या समझे आपने कि जितने सभी गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है किसी संख्या का, वो गुणनखंड हो सकता है, ये सही है, लेकिन जितने सभी गुणनखंड है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। क्लियर है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम जरा देखते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम समझते हैं, है ना। इसके पहले क्वेश्चन आपका उस पे आएगा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पे आता है कि 80 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो 80 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना और उसके गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त कर देना है, उसको एक्सप्रेस कर देना है। कैसे करेंगे जरा सा देखते हैं। तो 80 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो 2 होता है। 2 से क्रॉस कराएंगे 40 बार में जाएगा, फिर 2 से इसको क्रॉस कराते हैं 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1 बार। तो यहाँ अगर बात करते हैं 80 की अभाज्य गुणनखंड की, देखिए आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 2 है 4 बार, और यहाँ 5, तो इसको कैसे लिखा है, 2 का पावर 4 गुणे 5। तो ये जो हुआ क्या निकल के आ रहा है, 80 का क्या निकल के आ रहा है हमारा, अभाज्य गुणनखंड निकाल, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निकल के आ रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा, 2 का पावर 4 गुणे 5, 5 की पावर 1 कह सकते हैं या 5 कहेंगे, है ना। ये हुआ 80 का अभाज्य गुणनखंड हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को कभी-कभी क्या कर रहा होता है कि 80 की यहाँ पे 80 को गुणनखंड वृक्ष, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड वृक्ष के रूप में दिखाना है। मतलब 80 का क्या कर देना है हमें, 80 का एक क्वेश्चन इसी टाइप से, अलग क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। 80 का अभाज्य गुणनखंड वृक्ष बताना है, अभाज्य गुणनखंड वृक्ष के रूप में इसे दिखाना है, पेन के रूप में ना। तो कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, 80 को एक बॉक्स की तरह दिखा रहे होते हैं, और बॉक्स में 2 शाखाएं निकाल रहे होते हैं, और इसमें देखते हैं कि 80 किससे क्रॉस होने वाला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 से। तो 2 से क्रॉस होगा 80 कितने बार में आएगा, 40 बार में, 40 यहाँ पे, मतलब दोनों का गुणनफल 80 हो जाता है। फिर ये अभाज्य संख्या को नहीं 2 भाग में बांटते हैं, ये जो भाज्य संख्या उसको बांट रहे होते हैं। फिर ये 40
2 से क्रॉस होगा कितने बार में, 20 बार में चला जाता है। फिर 20 को क्रॉस कराते हैं यहाँ से 2, तो 2 से क्रॉस कराएंगे, फिर क्रॉस होगा 2 से ही, तो 10 बार में जाता है। फिर 10 को क्रॉस करा रहे होते हैं तो 2 से फिर कितने बार में, 5 बार में। तो ये हमारा एक गुणनखंड वृक्ष तैयार हो जाता है। ये कौन सा है हमारा गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष ऐसे ही सेम होता है, कुछ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, बस इसका गुणनफल ऐसे तिरछा गुणनफल लिखते जाएंगे, फिर हमारा गुणनखंड वृक्ष तैयार हो जाता है। तो चाहे क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड वृक्ष के रूप में पूछे, तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे होते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 160 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। 160 में 2 का अधिकतम घात जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, काफी मतलब बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार-बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो उसमें जरा सा ध्यान देना होगा। 80 की 160 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 160 का अभाज्य गुणनखंड, जो जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था, वैसे ही 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा कितनी बार में, 80 बार में, फिर 2 से क्रॉस होता है 40 बार में, फिर 2 से क्रॉस होता है 20 बार में, फिर ये 2 से क्रॉस हो जाएगा 10 बार में, फिर 2 से क्रॉस होगा ये फिर 5, फिर 2 से क्रॉस हो जाएगा 5 से क्रॉस होगा 1 में। तो अगर 160 के अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे होते तो क्या आएगा, 2 गुणे कितना है 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है ना, 5 टाइम्स है, और यहाँ 5, तो क्या 2 का पावर 5 गुणे 5 का पावर 1। मतलब यहाँ पे 2 का अधिकतम घात, घात मतलब होता है पावर, जो उसके सर पे बैठा हुआ है, नहीं, यहाँ पे 2 का पावर 5 है ना, तो यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, अधिकतम घात 5 हो जाएगा। इस प्रकार से जब कभी भी अधिकतम घात की बात पूछे किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप क्या करोगे, सबसे सिंपल सा कि उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, और अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसका क्या देखिए, उसको घात के रूप में चेंज कीजिएगा, और जिस संख्या का पूछ रहा है उसको देखिएगा, उसको कितनी संख्या कितनी बार वो संख्या आ रही होती है, वही उसका अधिकतम घात कहलाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि से 20 और 30 का एचसीएफ तथा एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ और एलसीएम समझते हैं ना, मौसम और दशक, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, है ना, उन चीजों को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले वही अभाज्य गुणनखंड विधि से जब बोलेगा तो क्या करेंगे हम, 20 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, हाँ सेम पहले जैसा, फिर उसके बाद 30 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं फिर, ठीक है ना, और दोनों अभाज्य गुणनखंडों को एक पास लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां करने के बाद अब ये क्या करते हैं, अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन सी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो दोनों में उपस्थित हैं, कॉमन है। तो यहाँ देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे, दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करते हैं अगर, तो कौन कौन सा हो जाएगा, दोनों में 2 है और दोनों में 5 है, तो कुल मिला के 10 है, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। किसी भी संख्या का एचसीएफ अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालते हो तो उसमें जो दोनों में जो कॉमन होता है उभयनिष्ठ होता है, वही उसका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है ना। अब बात फंसती है एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए क्या कर रहे होते हैं, तो एलसीएम निकालना हो तो उसके लिए जो संख्या जो कॉमन होती है उसको लिख ही लेते हैं, अब बाकी जो संख्या कॉमन नहीं होती उसको भी हम लोग बारी बारी से यहाँ उतार देते हैं। तो कौन कौन सा लिखे भाई, 2 है और 3, बाकी दोनों तो कॉमन है, तो 2 और 3 यहाँ लिख लेते हैं, इन सबको गुणा कर देते हैं, 10 दूनी 20, 20 3 60, तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 10 और 900 आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये भी आपके क्वेश्चन आपके क्लास 10th में बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है, इसलिए इस पे भी ध्यान दीजिएगा। कहीं 3-3 अंक भी इसमें लिखा होता है, 3-3 अंक की जब बात करता है तो वहां तीनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ हो जाएगा, और बाकी जो संख्या में कम जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होगी तीनों में, उसका जो बाकी सब मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा एलसीएम निकल